नमस्कार, मैं मयूरेश गोखले शंखनाद प्रस्तुत इस विशेष भाग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा नागपुर शहर जो है उसकी एक विशेष पहचान है। यहाँ एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय और दूसरी ओर धम्म दीक्षा की पावन भूमि दीक्षा भूमि है। और इन विचारों की विविधता के बीच संवाद और समन्वय, ये दोनों साथ में इसका एकत्रीकरण करने के लिए हमारे नागपुर की एक अनोखी पहचान है। हमारे नागपुर को एक अच्छा अवसर मिला है और इसी विषय पर कार्य करने वाले डॉक्टर संदीप जी शिंदे आज हमारे साथ है, जो बाबूजी फाउंडेशन उत्तर नागपुर के संचालक और संस्थापक है। तो आज हम उनसे विस्तार से बात करेंगे हिंदू और बौद्ध धर्म के एकत्रीकरण के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप शिंदे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमो बुद्धाय। कैसे हो आप? जी अच्छा। शिंदे जी, मुझे एक बात बताइए, आप पिछले कई वर्षों से हिंदू समाज और बौद्ध धर्म के एकत्रीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपकी क्या भावना है? एक्चुअली मेरा बाबूजी फाउंडेशन जो है उत्तर नागपुर में 2019 से हमने ये चालू किया है और हम बेसिकली पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जो है उनके जो विचार उन्होंने समाज में दिए हैं उसको लेके हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अंत्योदय ये जो विषय उनका है वो विषय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बताया है उसी से मिलता जुलता विषय है। और ये सब जो चीज़ें हैं ये चीज़ों को साथ में लेके एक प्लेटफॉर्म तैयार करके मैं और मेरा जो संगठन है, जो बाबूजी फाउंडेशन है, मेरे जो पूरे लोग हैं, तो हम समाज को यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज का आखिर का इंसान जब तक एक लेवल तक इकोनॉमिकली, एजुकेशन और हेल्थ ये सब विषय में साथ में नहीं आता तब तक समाज की सुधारना नहीं होगी। और यही बात है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बताई है और यही बात है जो आदरणीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भी बताई है। कहीं तो ये चीज़ों का समतोल लाने के लिए, ये चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहे हैं। शिंदे जी, आप MBBS डॉक्टर हैं जी, और ये एक जो आप कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही अलग है आपकी एजुकेशन से। तो इसमें ये सब चीज़ें आपके मन में कब और कैसे आई? बेसिकली अगर ये चीज़ आपको जानना है तो उसके लिए मेरे बचपन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। नहीं, हम जरूर जानना चाहेंगे। बेसिकली मेरा जो परिवार है प्रॉपर इंदौरा से बिलोंग करता है, मेरे दादाजी से लेके सब चीज़ें। और पिताजी जब उनको नौकरी लगी तो जिला परिषद में टीचर बोल के उनको नौकरी लगी, बीड डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग हो गई, तो मेरा जन्म भी उधर ही हो गया। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, तो ओबियसली मेरा एजुकेशन जो है तो वहीं हुआ। सबसे पहले मेरा एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ पहली से लेके 5वीं तक तो सिद्धेश्वर विद्यालय माजलगांव यहाँ पे हुआ। उसके बाद में पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया तो फिर खोलेश्वर विद्यालय जो है अंबाजोगाई में, बीड डिस्ट्रिक्ट में ही, वहाँ पे मेरा हुआ। अब बेसिकली तब मुझे ये नहीं पता था जब मेरा एडमिशन हो रहा है कि ये भैया ये संघ का स्कूल है और ये सब चीज़ें है। एक शेड्यूल कास्ट का मैं बच्चा, जब मैं ये स्कूल में पढ़ना मैंने चालू किया तो मुझे तब तक तो कोई पता नहीं था कि भैया मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, ये ओपन कास्ट है या ये कोई अदर कास्ट है, ये ब्राह्मीण है, ये मराठा है और ये सब चीज़ें। जब मैं धीरे धीरे बढ़ता गया और एक 7th 8th क्लास के बाद में मुझे कहीं ऐसा समाज में ये चीज़ें दिखने लगी कि भैया मैं जहाँ पढ़ता हूँ वो तो प्योरली ब्राह्मण लोगों की स्कूल है, प्योरली RSS से रिलेटेड लोगों की स्कूल है। बट आज तक कभी मुझे ये चीज़ की जानिव नहीं हो गई कि मैं किसी निचले प्रवर्ग से हूँ या कोई अलग कास्ट से हूँ और ये कोई अलग कास्ट से है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मेरे जीवन में मिला है कि जहाँ पे आदरणीय हेबालकर सर, शरद जी हेबालकर जो है, ये वहाँ का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व खोलेश्वर विद्यालय में था। मैंने मेरे आंखों से उनको देखा है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के जो भी कई कुछ कार्य है तो उसको बहुत अच्छे से उन्होंने समाज मन में रुझाने का प्रयत्न किया। और हम जब पढ़ते थे, छोटे थे, तब से हम उनका आदर्श लेके आगे चलते हैं। और वो चीज़ वहाँ देखने के बाद में मुझे, मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि भैया समाज में ये ऐसा एक अलग चित्र है और मैं जहाँ मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ मेरे अदर दूसरे भी मेरे कास्ट के लोग हैं उनके साथ भी आज तक कभी ये देखने नहीं मिला, तो ये क्यों? पर जब मैं फिर बाद में 11th 12th में गया, MBBS में करने लगा, तब मेरे को ये समझ में आ गया कि एक विशिष्ट वर्ग के लोगों ने ये चीज़ों को बनाया है। उनका इंटेंशन यही है वो लोगों का कि भैया ये समाज में दूरी बनी रहनी चाहिए और हमारा काम होना चाहिए। सही है। तो ये चीज़ को लेके तब से ही मेरे मन में ये था कि जब भी मैं सेटल हो जाऊंगा तो मैं इसके लिए ज़रूर कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद वो चीज़ अनुभव चुका हूँ, वो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है कि कभी मेरे साथ में किसी ने कुछ भेदभाव नहीं किया है। जबकि मैं
एससी कास्ट से बिलोंग करता हूँ। और फिर ये बाहर आने के बाद में ये चीज़ें क्यों, तब से ही मेरे मन में ये था कि जब भी मैं कुछ बनूंगा तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ पे काम करूंगा, और उसमें मैं शुरुआत हमने अच्छी तरीके से की है, और होपफुली ये पूरे देश में ये शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कार्य है और इसकी शुरुआत हमारे नागपुर से, हमारे विदर्भ से हो रही है, और आज हम शंखनाद से ये सारी चीज़ें हमारे दर्शकों के सामने ला रहे हैं। ये सही में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे चैनल के लिए। नागपुर में जैसे कि हमने कहा कि एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और दूसरी ओर दीक्षा भूमि। बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विचारधारा है। इन दोनों विचारधाराओं की दूरी कम करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि संपूर्ण भारत में नागपुर की एक अपनी अलग पहचान है। यहाँ पे आरएसएस का हेडक्वार्टर है, संघ भूमि है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो दीक्षा भूमि है। पूरे भारत में जो भी कोई दलित चळवळ जिसे हम लोग बोलते हैं, वो अगर शुरू होती है तो सबसे पहले वो हमारे नागपुर से शुरू होती है। सबसे पहले उसका इतिहास है कि इंदौरा और ये जो पूरा एरिया है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। न जाने कौन लोग थे, क्या थे जिन्होंने ये जहर फैलाने की कोशिश की है, वो तो पता नहीं। बट अभी हमारे प्रतिष्ठान की तरफ से, हमारे फाउंडेशन की तरफ से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि संघ भूमि और दीक्षा भूमि ये दोनों ही पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एक शहर में है, और एक शहर में रहते हुए भी हर एक को अपना अपना इतिहास है। और ये इतना सब कुछ रहते समय भी ये इतना दूरी क्यों? ये दरी और ये दूरी जो हम बोलते हैं, ये दूर करने के लिए किसी ने तो भी इनिशिएशन करना चाहिए। क्योंकि देखो कैसा रहता है कि समाज में झगड़े से कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। जो भी कुछ होता है वो एक टेबल पे बैठ के संवाद करके उसमें की कुछ जो चीज़ें, तुम्हारी चीज़ें बताओ, हम हमारी चीज़ें बताएंगे, उसके बाद में कुछ एक रास्ता निकलता है। इसकी शुरुआत कोई आज तक नहीं कर रहा था। अब राइट हैंड को पूछोगे कि भैया झगड़े क्यों है, तो वो बोलेगा वो बात नहीं करता। लेफ्ट हैंड को पूछेंगे कि क्यों झगड़े चालू है, तो वो बोलते हैं कि वो बात नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हैं कि भैया मैं मेरे जगह पे हूँ, मैं मेरे जगह पे हूँ। देखो, झगड़ा किसी चीज़ का कभी नहीं था, सॉल्यूशन नहीं रहेगा। बस चीज़ ये है कि एक टेबल पे आके जब संवाद शुरू हो जाएगा, जब एक मेक के साथ बातें करेंगे, तो ये दूरी कहीं तो कम होने के चांसेस हैं। और उसकी शुरुआत करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा प्रयास किया है, और उसको अच्छी तरीके से दोनों तरफ से भी मुझे प्रतिसाद बहुत सुंदर तरीके से मिला है। ये हमारे देश के लिए सही में एक अनोखा संदेश होगा कि ये दोनों विचारधाराओं की दूरी कम करने के लिए प्रयास जो नागपुर से शुरू है, और हमारे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है ये, जिसकी सही में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी हमारे समाज को। लेकिन समाज की तरफ से जिस विषय में आप काम कर रहे हैं वो काफ़ी एक चुनौती भरा काम है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको ज़रूर आई होगी। समाज की तरफ से आपको कैसे प्रतिसाद मिला इस काम करते वक्त? देखो, शुरुआती के दिनों में तो मुझे कैसा है कि कोई भी चीज़ अगर हम अगर स्टार्ट करें तो ये 100% नहीं कह सकते कि हमको उसके लिए प्रतिसाद मिले। पिछले 4 सालों से मैंने जो भी कुछ शुरू किया है, तो स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत समाज के लोगों का विरोध हो गया, बट धीरे धीरे मैंने उनका मत परिवर्तन बहुत अच्छे से किया हूँ। और उसके चलते हुए मुझे कहीं तो भी कुछ दिनों के बाद में मेरे समाज की तरफ से या एससी वर्ग की तरफ से बोलो, तो कहीं से तो ये प्रतिसाद मिला है कि भैया हम ही क्यों, वो भी तो हमसे बात करना चाहिए। तो संवाद कब होता है? संवाद जब दोनों साइड से उसको रिस्पांस मिले तो संवाद होता है। और उस तरीके से फिर मैंने खुद हमारे जो आरएसएस के सुप्रीमो सर है उनसे मिला, और उनसे मिलने के बाद में ये सब विचार रखे। और ये विचार रखने के बाद में आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि उनके तरफ से मुझे बहुत सुंदर ऐसा प्रतिसाद मिला। जो मेरे लोगों को जब मैंने बताया तो वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये ऐसा भी हो सकता है। झगड़ा कोई चीज़ का नहीं है, झगड़ा बस किसी ने लगाया है, वही झगड़े पे हम लोग चल रहे हैं। बस संवाद ज़रूरी था, तो उसका इनिशिएशन हमने किया है। और मैं ये गारंटी के तौर से आप लोगों को कह सकता हूँ कि आज हमारे नागपुर में इसकी शुरुआत हुई है, और ये बहुत जल्द पूरे देश में ये सब चीज़ें होंगी। और एक सामाजिक जो दूरी है, दो समाज के बीच में कहो या दो परिवारों के बीच में कहो, ये कहीं ना कहीं 100% कभी तो खत्म हो जाएगी। और हमारे देश के विकास के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत नोबल कार्य। इस चीज़ में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भारत देश एक
खुद की एक गरिमा जिसे है, ऐसा एक देश है। आज भारत देश का पूरा जो भी कुछ हमारा काम चलता है वो पंचशील तत्वों पे चलता है। ना हम कभी किसी पे आक्रमण करते हैं, न किसी को हम वो चीज के लिए उकसाते हैं। तो आज अगर पंचशील तत्व जो भगवान गौतम बुद्ध जी ने बताई है वो अगर हमारा भारत देश पाल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं हमको भी वो चीज के लिए जरूरी है काम करना, कुछ काम करना चाहिए। और हमारे भारत की यही तो पहचान है, विविधता में एकता। तो वो पहचान पूरी दुनिया में हमारी फैल चुकी है, तो उसके लिए ये जो आपका कार्य है ये बहुत सपोर्ट करेगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ हमारे संघ और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता रामलाल जी आए थे जी। और आपने आयोजित किए हुए कार्यक्रम में वो आए थे। तो उस दौरान आपकी क्या बातें हुई थी इस विषय पर? एक्चुअली जब मैं सबसे पहले आदरणीय सरसंघ चालक जी से मिला, उनको ये सब बातें बताई कि ये दरी और दूरी कहीं तो मिटनी चाहिए, दीक्षा भूमि संघ भूमि, बात तो कुछ नहीं है, बस कुछ लोगों ने ये चीज़ में आग लगाई थी तो वो पुरानी बातें हैं, तो कहीं तो भी हमने आके एक जगह पे बैठना चाहिए, संवाद करना चाहिए। तो उनके तरफ से मुझे बहुत अच्छे से प्रतिसाद मिला। उन्होंने बोले कि ठीक है, हम हमारी तरफ से तो कभी कुछ रहा नहीं, बट हम आपके लिए तो कभी भी तैयार है। तो ये सब बातें हो गई। तो उसके बाद में जब मैंने एक प्रोग्राम वहाँ पे रखा, उत्तर नागपुर में आए दिन हमारे प्रोग्राम रहते हैं, और वो प्रोग्राम में मैंने उनको आमंत्रित किया, वो आ गए, उनको मैंने बात बताई, आदरणीय जो रामलाल जी है उनको ये बात बताई। तो वो तो इतने इजीली बोले कि डॉक्टर साहब कल सवेरे का टाइम ले लो, हम जाएंगे बुद्ध विहार में, जाएंगे दर्शन लेंगे, हम उनसे डिस्कस करेंगे। तो इतने बड़े कद का एक नेता जब मुझे ये मीन्स एक पर्सन हम मुझे ये जब बातें वो बोलते हैं कि भैया मैं रेडी हूँ, तो फिर उस तरह से हमने वो अरेंज किया। हमारे जो इंदौरा बुद्ध विहार के जो भंते सुरई ससई जी है, जो दीक्षा भूमि के मेन पदाधिकारी है, तो वहाँ पे मैं उनको लेके गया बुद्ध विहार में। दर्शन लेने के बाद में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, 10 मिनट की जो मीटिंग थी 1 से 1.5 घंटा तक हमने बैठे, उनका डिस्कशन हो गया। आदरणीय भंते सुरई ससई जी और आदरणीय रामलाल जी, इन दोनों का बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक पहल है, पूरे भारत देश में ये पहल है। और मुझे तो उस दौरान ऐसा कभी नहीं लगा कि इन दोनों में बहुत बड़ी दूरी है। बस इन दोनों को या फिर ये दो जो अलग अलग गट है इनको साथ में लाना जरूरी है, और ये इनिशिएशन करना आगे जरूरी है। तो आपकी बातों से अब मुझे ये लग रहा है कि राष्ट्रीय सेवक संघ की तरफ से आपको काफी अच्छा प्रतिसाद मिला हुआ इस काम में। तो उसी तरह बौद्ध समाज के या बौद्ध समाज के नेताओं से आपको कितना प्रतिसाद मिल रहा है इस काम के लिए? बौद्ध समाज के नेता बोल के मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं खुद एक राजकारण से थोड़ा सा अलग हूँ। अच्छा। मेरा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है बाबूजी फाउंडेशन, और हम जो काम कार्य कर रहे हैं ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो खास करके जो नेता लोग हैं, तो नेता लोगों से तो मैं 4 हाथ दूरी हूँ ये चीज़ के बारे में। समाज को जो लोग घड़ाते हैं, समाज के लिए जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए मैं काम करता हूँ। और उन लोगों को साथ में लेके ही, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि भंते सुरई ससई जी है जो समाज को एक दिशा दिखाते हैं, उन लोगों के साथ मेरी बातचीत ज़्यादा चालू है। मैं हर बुद्ध विहार में जाके उनसे ये अपील कर रहा हूँ कि भैया आप आओ, बैठो, ये चीज़ को समझो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को फॉलो करने वाली जो भी हमारी पब्लिक है, पूरी जो जनता है, वो जनता को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आदरणीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, आपको माइट भी मालूम होगा कि इनका कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में बहुत बड़ा कार्य इनका है। ये सचिव रह चुके हैं उनके, और बेसिकली इनका इतिहास जो है वो अगर किसी ने देखने की कोशिश की तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब पहली पार्टी का स्थापना किया, जब पहली पार्टी उन्होंने शुरू की, तो उसके लिए उनके साथ में फाउंडर मेंबर कौन थे? आदरणीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी थे। अच्छा। और इनका नाम क्या है ये मैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लोगों ने वो देखना चाहिए। जो लोग इतिहास बताते हैं ना, जो झूठा इतिहास है, ये ऐसा ऐसा हो गया, हम पे इतना अन्याय हो गया, उन लोगों ने खास करके ये इतिहास देखना चाहिए कि आदरणीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी क्या है, और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में कहां से कहां तक आए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को धोखा किसने दिया। जो सो कॉल्ड लोग बोलते हैं ना कि भैया उनको भंडारा में इलेक्शन में गिरा दिया गया, ये किया वो किया, वो मैटर मेरे लिए बड़ा नहीं है। बट जो लोग विरोध करते हैं ना, तो विरोध करने वाले लोगों ने ये देखना चाहिए कि अपने लिए भी किसी समाज के लोगों ने काम किया है, उनका काम भी बहुत ही बड़े लेवल पे का काम था।
तो उस दृष्टि से लेके कोई पुरानी चीजें लेके अगर वो चीज आगे लाने की कोशिश करता होगा तो वो गलत है। गलत बात है। आगे चलने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए टाइम जो है उसके हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। कल को हम चूल्हे पे खाना खाते थे, आज हम घर में हमारे गैस पे खाना, इंडक्शन पे खाना खा रहे हैं। तो ये क्या है कि बदलाव है। पुरानी बातें भूल के बदलाव के साथ में नए नए युग के साथ में चलना हमारा काम है। नहीं, सही बात है। सही जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो आपके माध्यम से हो रहा है जी। थोड़ा सा एक अभी ये नए जमाने की सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह की बात करते हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि कुछ एक आधी अधूरी जानकारी पे कुछ लोग विरोध करते हैं या द्वेष फैलाते हैं, तो इस बारे में क्या कर सकते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ये वॉर चल रहा है, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, कि कोई भी आता है और अपनी कुछ एक लगा जाता है कि ये हमने यहाँ ऐसे ऐसे पढ़ा और ये ऐसा ऐसा है। तो इस बारे में भी हम कुछ कर सकते हैं, उस माध्यम से भी हमारे प्रचार चल रहे हैं। जी, उस बारे में भी हमारे प्रचार चालू है और हम हर एक को बताते हैं जो ये ऐसे सोशल मीडिया पे डालते हैं कि भैया भारत एक संविधान पे चलने वाला देश है। सही है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो पूरे विश्व को एक रास्ता दिखा रहा है और हम उनके अनुयायी है। हम ओपन फोरम पे बोलते हैं कि हम उनके अनुयायी है, और जब हम बोलते हैं कि हम उनके अनुयायी है तो हमने उनके तत्वों का पालन करना चाहिए। आज अगर कोई बोलता है कि हम पे अन्याय हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मुझे उन लोगों को ये बोलना स्वाभाविक है मेरी तरफ से कि भैया आज मेरे समाज का, आज एक मेरे कास्ट से बिलोंग करने वाला इंसान भारत देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है। आदरणीय जस्टिस गवई साहब इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि पहले बौद्ध जस्टिस वो हुए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोल के उन्होंने अभी भी पदभार उनका छोड़ा। आदरणीय राष्ट्रपति जी जो है हमारे महामहिम, वो भी एक पिछड़े वर्ग से ही बिलोंग करते हैं। और ये क्यों है? ये बस हमारे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमको दिया है वो संविधान के कारण ही है। तो जो बोलने वाले लोग हैं उनके लिए ये दो एग्जाम्पल तो मेरे हिसाब से बहुत सुंदर है। किसी को दोष देने में कोई मतलब नहीं है। बराबर। आज जो सपना हमारे डॉक्टर बाबा साहब जी अम्बेडकर ने जो देखा है वो आज सपना कहीं तो सच होते हुए दिखा है। समाज में का जो पिछड़ा वर्ग है, समाज का जो पिछड़ा वर्ग है वो सामने लाना, उसको इक्वेलिटी में लाना, ये जो उनका जो ड्रीम एक था वो ड्रीम कहीं ना कहीं पूरा होने की कगार पे है और पूरा होते आ रहा है। तो उसके चलते हुए फिर क्या द्वेष और क्या किससे ये करना है, दुश्मनी लेना है। जब मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ तो मेरा ये काम है कि बौद्ध धर्म के जो पंचशील में बताया है कि सबसे पहले करुणा, दया, ये सब चीजें भी तो हमको आत्मसात करनी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजों को साथ में लेते हुए, किसी के साथ में द्वेष मत्सर न रखते हुए एक साथ आके आगे कैसा जाना चाहिए ये देखने का मेरी मेन मनीषा मेरी है। हमारे राष्ट्र विकास की तरफ कैसे सोचे और राष्ट्र प्रेम कैसे, क्योंकि अगर हम लोग इसी झगड़े में पड़े रहेंगे तो ये सब बातें हमारी आने वाली पीढ़ियां कब सीखेंगी। जो आपका जो कार्य चल रहा है ये सही में सराहनीय है। ये जो कार्य है, इस कार्य में अगर ये दो समाज एक होते हैं, जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारे देश का चित्र कैसे रहेगा? देखिए, सामाजिक विषमता एक ऐसा विषय है कि ये जो सामाजिक विषमता है इसके चलते हुए हर एक देश में, हमारे यहाँ ही नहीं, आपको ये अमेरिका में भी कुछ दिन पहले देखने मिला। हाँ। और जब वहाँ पे चेंजेस हो गए और किसी अलग वर्ण के व्यक्ति को वहाँ पे राष्ट्रपति बोल के जब चुना गया तो उसके बाद में उनकी डेमोक्रेसी जो है उसका जो अच्छा प्रभाव देखने पूरे वर्ल्ड को मिला, ये वही उसी का एग्जाम्पल है बस। मगर ये सब चीज़ें कब हो जाती है? जब सामाजिक विषमता जो है वो देश के नागरिकों की वो कम होनी चाहिए। मीन्स ये सामाजिक विषमता एक ऐसा फैक्टर है कि ये कभी देश को आगे जाने नहीं देगा। और अगर देश को आगे चलना है, आगे बढ़ना है, पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व दिखाना है तो पहले हमारे घर में के झगड़े जो है वो मिट जाने चाहिए। और ये छोटा सा जो मेरा प्रयत्न है कि सामाजिक विषमता जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए और वो ख़त्म होने की कगार पे अभी हमने शुरुआत की है। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा, अभी तो हमने एक छोटी सी एक चिंगारी जगाई है। हाँ। अभी पूरे विश्व में ये इसको हमको आगे बढ़ाना है और दिखाना है सारे विश्व को कि हम सब एक है, सब एक है। और ये कैसा है कि ये हम पहले से मानते हैं, मैं मानता हूँ, सारी दुनिया मानती है कि भारत एक बुद्ध का देश है, भारत एक शांति का प्रतीक है।
तो जब भारत बौद्ध का देश है, भारत शांति का प्रतीक है, तो फिर भारत के ये दो जो ग्रुप है अलग अलग, वो अलग क्यों है? अलग क्यों है? तो उसको अलग नहीं रहना चाहिए। किसी के मन में विचारों का मतभेद हो सकता है, बट सामाजिक मतभेद नहीं रहना चाहिए। नहीं रहने। जब राष्ट्र प्रेम की बात आती है तो राष्ट्र प्रेम की जब बात आती है तो सामाजिक सलोखा रहना चाहिए। और यही बात मैंने पिछले 1-2 पॉडकास्ट में भी बताई लोगों को कि वो जब हम आरएसएस की बात करते हैं तो उनकी भी जो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा में ये सब चीज़ें उन्होंने दी है। सामाजिक जो विषमता है उसको मिटाना है, सबको इक्वेलिटी में लाना है। तो जब वो लोग ये सोच सकते तो मेरे लोग क्यों नहीं सोच सकते? तो कहीं ना कहीं ये विचारों से प्रेरित होके मुझे ये पता है बात कि इसमें विरोध करने वाले बहुत लोग रहेंगे। अब तक मुझे भी बहुत सारे लोगों का विरोध हुआ है, बट विरोध करना ये लोगों का काम है। मेरा काम जो है वो मैं करता रहूँगा। और ये सामाजिक जो दूरी है संघ भूमि और दीक्षा भूमि में, इसको कम करने के लिए मैं लोगों को ये हमेशा अपील करता रहूँगा कि आप सोचो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको जो आज आज़ादी इतनी बड़ी दी है, हमको जो राइट्स दिए हैं, उसके चलते हुए आज हम हर एक जन अच्छे अच्छे एजुकेशन लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर सोचने का पावर भी तो हमारे दिमाग में है ना। बराबर। हम अगर निर्बुद्धि होते तो हम इतने आगे नहीं बढ़ते ना। तो हमने भी ये सोचना चाहिए कि भैया किसी ने बताया है तो वही चीज़ हम हमारे दिमाग में लेके चलेंगे तो आगे कैसा बढ़ेंगे। और झगड़ा कभी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो उसके लिए कहीं ना कहीं सबने साथ में आके एक हाथ आप दो एक हाथ हम देंगे, ये विचारों से प्रेरित होके आगे चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से बाबूजी फाउंडेशन की तरफ से हमने ये जो कार्य शुरू किया है तो इसमें हमको 100% सफलता मिली। यस, मैं आपको भी पूछने ही वाला था कि बाबूजी फाउंडेशन उत्तर नागपुर में स्थित ये एनजीओ है जिसमें आप संस्थापक और संचालक हैं जी। तो भविष्य में आने वाले इसके आपके क्या प्रयास है, क्या प्लान्स है आपके भविष्य में? भविष्य में ऐसा है कि देखो, जब मैं मेरे लोगों से मिला, ये सब बातें जब हो गई, आदरणीय रामलाल जी आके हमारे पास में बुद्ध विहार में आके चले गए, बातों का सिलसिला कहीं तो चालू हो गया। तो कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि भाई, और जैसा कि आदरणीय सरसंघ चालक जी ने दिल्ली में या कहीं तो भी वो जफ़र इस्लाम साहब है, उनके कहने पे मुस्लिम स्कूल में जाके उन्होंने स्पीच दिया, एक बौद्धिक दिया। तो कहीं ना कहीं एक उनकी तरफ से पहल है कि सब तरफ समरसता ईयर चालू है तो सबको मिलाया जाए। जैसे मैंने अभी पहले अपनी बातों में कहा कि सब हम एक है, हम एक परिवार है, सबको साथ चलना चाहिए। तो उस तरह से आपका कोई प्रयोजन है क्या? मुझे भी मेरे समाज के जो लोग हैं तो वो पूछने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो वो चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं अभी जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम ये प्रयास करेंगे कि भैया आप हमारे घर पे आ जाओ, हम आपके घर पे आएंगे। इससे क्या है कि एक मेक के प्रति जो स्नेह भाव है वो बढ़ेगा। सही है। नहीं, ज़रूर आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। हमारी शंखनाद के पूरे दर्शकों की तरफ से और हमारे पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप यहाँ पे आए और इतना आपने समय हमें दिया आपके बिजी शेड्यूल से, उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्ध।